Hello students. So again I welcome you to our YouTube channel of Careerite. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों this is CA Foundation video number 2. CA Foundation का ये वीडियो नंबर 2 है of the topic statistical description of data. हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 के अंदर एंटायर बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि हाउ वी नीड टू कलेक्ट द डेटा, जिसके अंदर मैंने आपको प्राइमरी मेथड सेकेंडरी मेथड समझाया था और उसके साथ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताया था एंटायर रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स कहां कहां अप्लाई होती है, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग एक तो डिस्कस करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी, मतलब हाउ वी नीड टू चेक द डेटा, ठीक है, स्क्रूटनी कैसे करना है डेटा का। फिर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन की और फिर अलग अलग ग्राफ और डायग्राम्स के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं आज वाले वीडियो की बात करता हूं बच्चों, तो सबसे पहले एक चीज समझना। एक बार मैंने आपको ये बताया था कि डेटा कलेक्शन कैसे करना है। हम लोगों ने डेटा कलेक्शन करना सीख लिया कि डेटा कलेक्शन मेनली दो मेथड से होता था, एक तो प्राइमरी मेथड था, एक सेकेंडरी मेथड था। अब मेरी बात समझना, एक बार डेटा कलेक्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेप होता है उस डेटा को चेक करना। एक बार आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है उस डेटा को चेक करना कि क्या हमने जो डेटा कलेक्ट किया वो सही है कि नहीं है, क्या वो बायसनेस से इन्वॉल्व तो नहीं हो चुका है। तो डेटा का इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करना कि हमने जो डेटा कलेक्शन किया वो सही है कि नहीं, वो कहलाता है स्क्रूटनी ऑफ डेटा। मेरी बात फिर समझना, एक बार हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है उस डेटा को चेक करना कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो दैट इज द मेथड ऑफ चेकिंग ऑफ द डेटा इज नोन एज स्क्रूटनी ऑफ डेटा। डेटा का स्क्रूटनी कर लाता है मेथड ऑफ चेकिंग, मतलब इंटरनल कंसिस्टेंसी देखना कि क्या डेटा हमने चेक किया वो हमारे सिस्टम से कंपेटेबल है कि नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें भी मैं आपको कुछ थ्योरी नोटिंग करा रहा हूं, पहले उसकी नोटिंग कर लो, फिर हम लोग एमसीक्यू पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द नोटिंग, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे स्क्रूटनी ऑफ डेटा। लास्ट क्लास में जहां पे छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग लगाओ स्क्रूटनी ऑफ डेटा। तो इट मींस द चेकिंग द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। क्या चेक करना कि डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी चेक ओनली व्हेन नंबर ऑफ सीरीज आर गिवन। ये ध्यान रखना, अपने पास कुछ कंपेरेबल होगा तो ही तो हम लोग चेक कर पाएंगे। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी डेटा की तभी चेक कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज गिवन है, उसके साथ साथ में कुछ और सीरीज होगी। जैसे मान लो स्टूडेंट ए है, वो 11th क्लास का है। अब स्टूडेंट ए ने ढंग से काम किया कि नहीं किया वो चेक तभी कर पाऊंगा जब एक और स्टूडेंट का डिटेल हो मेरे पास में, ठीक है ना। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी कब चेक कर पाएंगे, जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है कि डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है कि नहीं वो चेक करना, और इंटरनल कंसिस्टेंसी तभी चेक कर सकते हैं जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। बोलो ये समझ में आया, ठीक है। पहले इस पे हम लोग फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 20। internal consistency of collected data can be checked। internal consistency can be checked, अभी हमने डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर डी, when number of related series are given, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज गिवन होगी तभी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक हो सकती है। अगला, accuracy and consistency of data। accuracy and consistency of data can be verified when, accuracy and consistency of data can be verified by internal checking, external checking, scrutiny। मैंने अभी बताया आपको स्क्रूटनी का मतलब होता है चेक करना, इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ डेटा का एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी चेक करने के मेथड को कहते हैं स्क्रूटनी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। गेटिंग माय पॉइंट नाउ। अब ये तो हमने बात की डेटा को चेक करने की। अब अगला जो कंसेप्ट है बच्चों वो है हाउ वी नीड टू प्रेजेंट द डेटा, कि डेटा का हमको प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज समझना, जब हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो बच्चों डेटा को प्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी डन बाय थ्री मेथड। पहला मेथड होता है जिसको हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, मतलब पैराग्राफ में पूरे के पूरे डेटा को एक टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर देना, पैराग्राफ में प्रेजेंट कर देना। दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन, मतलब एंटायर डेटा को टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना। और तीसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मेरी बात फिर से समझना ध्यान से। डेटा को प्रेजेंट करने के बच्चों तीन मेथड हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, सेकंड इज नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन,
और थर्ड मेथड को हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब है ना, टेक्सचुअल मतलब क्या होता है, एंटायर डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी इंक्वायरी कमीशन बिठाया और इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो वो नॉर्मली पैराग्राफ के फॉर्म में होती है। जो तुम बुक्स देखते हो उसमें कुछ भी चीज जो पैराग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो कहलाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है अगर पैराग्राफ के फॉर्म में है तो तुमको पढ़ने में बड़ा मोनोटोनस है, बोरिंग है। आज कोई बुक मान लो पूरा निबंध की तरह लिखा हो तो प्रॉब्लम आती है पढ़ने में। तो ये चीज ध्यान रखना जब हम लोग बात करते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इट इज अ वेरी मोनोटोनस मेथड, बहुत बोरिंग मेथड हो जाता है, ठीक है ना। तो टेक्सचुअल मतलब होता है प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है, वो होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब पूरे डेटा को एंटायर रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देना, डेटा को रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर देना कहलाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। और डायग्रामेटिक मतलब पूरे डेटा को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करना। ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम एक ऐसी चीज होती है जिसको कोई भी देख के समझ सकता है। तो ध्यान रखना, टेक्सचुअल मतलब डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, टेबुलर मतलब होता है डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और डायग्रामेटिक मतलब डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। ठीक है, इसकी पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं नाउ। तो देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब देखो, हमने डेटा कलेक्ट तो कर लिया बट प्रेजेंट नहीं किया, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। फॉलोइंग आर द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। मतलब प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो तो प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। तीन मेथड है, टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। अब पढ़ते हैं आगे। नाउ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल report of inquiry commission. This method is however dull and monotonous as proper comparison is not possible under this method. तो textual मतलब क्या होता है, data when presented in the form of paragraph, that is known as textual presentation. monotonous है, dull method होगा, ठीक है। coming to second method जिसको हम कहते हैं tabular presentation of data. Now, presentation of data with the statistical table having number of rows and column, रो भी है और साथ में क्या है, कॉलम भी है, तो वो कहलाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब बच्चों यहां पर ये पार्ट्स ऑफ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुमको अच्छे से समझना है। एक टेबल जिसके अंदर अलग अलग रोज और कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स। उस पार्ट्स को स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहा जाता है, तो समझना चार मेन पार्ट्स हैं टेबल के। मेरी बात फिर सुनना, टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब डेटा को प्रेजेंट करना अलोंग विद रोज एंड कॉलम। और टेबल के बच्चों चार पार्ट है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं कैप्शन, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं बॉक्स हेड, तीसरे पार्ट को कहते हैं हम लोग स्टब, और चौथा पार्ट होता है बॉडी। आपको लगेगा सर ये क्या नाम है, देखो फिर समझेंगे हम लोग। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं बॉक्स हेड, दूसरे पार्ट ऑफ टेबल को कहते हैं कैप्शन। देखो बच्चों, इसको है ना थोड़ा सा तुम लोग याद करने के ज्यादा ज्यादा फोकस करना, आप समझोगे तो दिक्कत है, इसको रटने वाला चैप्टर है पूरा, ठीक है ना। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं कैप्शन, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं बॉक्स हेड, तीसरे पार्ट को हम कहते हैं स्टब, और चौथे पार्ट को कहते हैं हम लोग बॉडी। कैप्शन का मतलब क्या होता है, कैप्शन का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द टेबल। कैप्शन का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम। मेरी बात फिर सुनना, कैप्शन का मतलब होता है, कोई भी चीज में कैप्शन हमेशा ऊपर की तरफ लिखा होता है। कैप्शन का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम। तो आप बोलोगे सर फिर बॉक्स सेट क्या हुआ? बॉक्स सेट का मतलब भी एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम विथ मेजरमेंट यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब बॉक्स सेट और कैप्शन में क्या डिफरेंस है? बॉक्स सेट के अंदर आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी दिया होता है। मान लो टेबल आपको डेटा सेंटीमीटर में है, किलोग्राम में है, लीटर में है, तो वो
बॉक्स सेट के अंदर आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी दिया होता है। तो कैप्शन का मतलब क्या हुआ? कैप्शन का मतलब हुआ एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल कंटेनिंग कॉलम एंड सब कॉलम। बट अगर उनके अंदर यूनिट भी दे दिया, मेजरमेंट यूनिट, तो बन जाएगा बॉक्स सेट। तो फिर से पढ़ लो, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम वो कैप्शन, एंटायर अपर पार्ट describing column and sub column with measurement unit along with caption, this is box set. अब अगर मैं आता हूं अगला लेफ्ट, अब रो रह गई, कॉलम और सब कॉलम है तो कैप्शन बॉक्स सेट आ गया। अब अगर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं जिसको कहते हैं स्टब, स्टब का मतलब होता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज। स्टब का मतलब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट टेबल का जो क्या डिस्क्राइब कर रहा हो? रोज। ये समझना, रोज का डिस्क्रिप्शन गिवन होगा स्टब में, कैप्शन और बॉक्स सेट कॉलम और सब कॉलम बताएंगे। बॉक्स सेट के अंदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी गिवन होगा। रोज को डिस्क्राइब करने वाला कहलाएगा स्टब, और बॉडी मतलब मेन पार्ट ऑफ द टेबल। फिर से समझिए, फिर ध्यान दो, बोलो टेबल के कितने मेथड? टेबल को प्रेजेंट करने के 4 तरीके। टेबुलर मतलब डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, रो को बताने वाला स्टब। कैप्शन मतलब अपर हेड ऑफ द टेबल जो कॉलम सब कॉलम बता रहा है। फिर बॉक्स सेट मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी गिवन है, और बॉडी मतलब मेन पार्ट ऑफ द टेबल। अब डेटा हमने कहां से इकट्ठा किया? डेटा हमने कहां से इकट्ठा किया? व्हाट इज द सोर्स ऑफ गेटिंग द डेटा? वो बताया जाता है फुट नोट के अंदर, कि वो डेटा आया कहां से। मान लो सेंसस रिपोर्ट से आया, कोई मैगजीन से आया, इंडिया टुडे से आया, तुम्हारे मेरे घर से आया, तो वो डेटा कलेक्शन का सोर्स का है, वो बताया जाता है फुट नोट के अंदर। बोलो आई बात बच्चों समझ में? फिर से समझेंगे, ठीक है? तो अब ध्यान दो, फुट नोट मतलब सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग द डेटा। इट इज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू प्रेजेंट द डेटा। टेबुलर प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा मेथड है और सबसे एक्यूरेट मेथड है डेटा को प्रेजेंट करने का, भूलना नहीं, डंडे पड़ेंगे भूल जाओगे तो। अगला, helps in comparison between rows and column and can be used for presentation of complicated data also। मतलब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, कॉम्प्लिकेशन हो, वो आप टेबुलर के थ्रू काम कर सकते हो। तो टेबुलर सबसे अच्छा और एक्यूरेट मेथड है, and helps in comparison between rows and column। Getting my point? अब मैं आता हूं अगर थर्ड पॉइंट पे, जिसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक मतलब डेटा को प्रेजेंट करना पिक्चर, चित्रों के फॉर्म में। डायग्राम देखते हो ना, क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में बहुत सी बार तुम ऐसे ग्राफ देखते होंगे, अलग अलग टीम्स के, 2 टीम खेलती है, ऐसे ग्राफ बताए दिए जाते हैं। तो चार्ट तुमने देखा होगा बार डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट होता है, किस टीम ने कितने रन में ऐसे ओवर बनाए। विकेट होता है तो ऊपर एक बॉल लगा होता है, देखा होगा डायग्राम के फॉर्म में। जो क्रिकेट में होता है वो कोई भी देख के समझ सकता है, एजुकेटेड मास भी समझ सकता है, अनएजुकेटेड मास भी समझ सकता है। तो डायग्राम का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि दोनों सेक्शन सोसाइटी के लिए काम कर जाएगा वो डेटा, और डेटा लगता भी अच्छा है डायग्राम के फॉर्म में, इजी होता है समझना। तो व्हेन प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, चार्ट एंड ग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो बच्चों, आपको लग रहा होगा सर ये क्या चीजें पढ़ा रहे हो, बहुत बोरिंग है, बट बच्चों इसमें से एमसीक्यू बन जाते हैं, एमसीक्यू एज इट इज बन जाएंगे और आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। मोस्ट एट्रैक्टिव मेथड टू प्रेजेंट द डेटा, देखो टैबुलर सबसे एक्यूरेट मेथड है, बट सबसे एट्रैक्टिव मेथड डायग्रामेटिक है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिडन ट्रेंड, मतलब छुपे हुए कोई ट्रेंड है, अगर कोई भी ट्रेंड ऐसे हो जो छुपे हुए हैं, जो छुपे हुए हैं, जो दिख नहीं रहे, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देखो ये जो कुछ पॉइंट मैंने मार्क किए वो तुम लोग अच्छे से समझ लेना। जैसे एक पॉइंट क्या है, हिडन ट्रेंड, ये अच्छे से ध्यान रखना, हिडन ट्रेंड कहां पता लगता है? तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। एजुकेटेड अनएजुकेटेड मास, वो कहां से पता लगेगा हमको? विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, डेटा को चार्ट्स, पिक्चर्स और ग्राफ में प्रेजेंट करना, वो कैसे पता लगेगा? तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? अब फटाफट इस पे एमसीक्यू कर लेते हैं तो काम पूरा हो जाएगा अपना। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, 20 सेकंड क्वेश्चन, 21 डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग टू 22nd, डेटा को प्रेजेंट करने द टेक्सचुअल टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट,
द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सबसे अच्छा मेथड मैंने अभी बताया, सबसे अच्छा मेथड डायग्रामेटिक नहीं होता है, वो तो सबसे अट्रैक्टिव होता है, बट सबसे एक्यूरेट मेथड होता है टेबुलर। सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, बेस्ट मेथड होता है डेटा को प्रेजेंट करने का टेबुलर। तो 23rd का ऑप्शन नंबर बी। अगला, फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज, 23rd क्वेश्चन हमने देखा 24th, द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, अट्रैक्टिव अभी बताया डायग्रामेटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज, तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल, लोअर पार्ट, मेन पार्ट, अपर पार्ट डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम, तो ऑप्शन नंबर डी, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम एंड सब कॉलम। क्वेश्चन 25th। क्वेश्चन नंबर 26, स्टब, स्टब मैंने बताया रो को डिस्क्राइब करने वाला होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम, नहीं कॉलम तो सिर्फ दो चीज, कैप्शन और बॉक्स हेड, स्टब रो को डिस्क्राइब करता है, राइट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, बिल्कुल सही बात है, या लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, बताओ क्या था, रो डिस्क्राइब करता है बट इट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, राइट नहीं, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, पूरा का पूरा अपर पार्ट ऑफ द टेबल, बताओ पूरा अपर पार्ट ऑफ द टेबल क्या कहलाएगा, बॉक्स सेट, मैंने बताया था एंटायर अपर पार्ट इज नोन एज बॉक्स सेट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेबुलेशन, मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहां बताते हैं, इट इज शोन इन बॉक्स सेट। फिर उसके बाद इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इज शोन इन फुटनोट, सोर्स ऑफ डेटा कहां से होता है, कहां से डेटा कलेक्ट किया, दैट इज शोन इन फुटनोट। 29th क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टेबुलेशन। अब अनट्रू मतलब जो सही नहीं है, स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर टेबुलेशन, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रो एंड नॉट कॉलम, ये तो गलत बात है, रो कॉलम दोनों का कंपैरिजन होता है भाई, इसके अंदर टेबुलेशन में रो और कॉलम दोनों का कंपैरिजन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। हिडन ट्रेंड इफ एनी कैन बी नोटिस ओनली इन टेक्सचुअल इन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया था हिडन ट्रेंड कहां पे पता लगता है, सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज डन बाय 32nd, वो डायग्राम चार्ट पिक्चर ऑल दीज सबका सबके थ्रू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। 33rd, द मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, मैंने बताया था सबसे अट्रैक्टिव तो डायग्रामेटिक है, बट एक्यूरेट कौन सा है, टेबुलर, सबसे अट्रैक्टिव सबसे एक्यूरेट कौन सा है, टेबुलेशन, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक डिस्कस किया। अब हम लोग वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम डिस्कस करते हैं, क्या क्या अलग अलग तरह के डायग्राम होंगे। तो बच्चों अगर अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम ये ध्यान रखना मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मेरी बात फिर सुनना, जब मैं बात करता हूं डायग्राम्स की, तो बच्चों डायग्राम मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज नोन एज लाइन डायग्राम, सेकंड इज नोन एज बार डायग्राम एंड थर्ड इज नोन एज पाई डायग्राम। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, जब मैं बात करता हूं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ध्यान रखना द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी डन इन 3 टाइप। एक तो होता है लाइन डायग्राम, एक होता है बार डायग्राम और एक होता है पाई डायग्राम। मैं पता है सबसे पहले बात करता हूं लाइन डायग्राम की, इसको मैं रिलेट करता हूं क्रिकेट मैच से। आप लोगों ने बहुत सी बार क्रिकेट मैच के अंदर देखा होगा, जैसे मान लो अज्यूम करो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है और इंडिया ने पहले बैटिंग करी, तो आप लोगों ने बहुत सी बार ऐसे ग्राफ देखे होंगे क्रिकेट मैच पे, ऐसे ग्राफ चलते हुए आते हैं, इस तरह के ग्राफ दिखते हुए आते हैं, ठीक है ना। ये इंडिया का है, ये सिंपल लाइन डायग्राम है, दिस इज अ टाइप ऑफ सिंपल लाइन डायग्राम। और मान लो अगर मेरे को कंपैरिजन करना हो, तो वहां यूज हो जाएगा मल्टीपल लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है, एक सिंपल डेटा को रिप्रेजेंट करना थ्रू अ ग्राफ, दैट इज नोन एज लाइन डायग्राम। अब अगर मान लो मैं लेट से यहां पर, आपने इस तरह देखा होगा, ये ऊपर लाइन चली जाती है, फिर ये इधर आता है, फिर पैरेलल चलता है, ऐसे लिखा है मान लो ऑस्ट्रेलिया का, तो मल्टीपल लाइन डायग्राम इज यूज फॉर कंपैरिजन। अब हमेशा ध्यान रखना, सिंपली अगर डेटा को प्रेजेंट करना है तो मैं हमेशा यूज करता हूं लाइन डायग्राम, ठीक है। देखो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, ध्यान देना। देखो, टू प्रेजेंट द सिंपल डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन, दैट इज ग्राफ। सिंपल डेटा को प्रेजेंट करना एक लाइन के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में कहलाता है लाइन डायग्राम। मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर सीरीज, दैट इज सेम यूनिट। अब यहां पे ये ध्यान रखना, मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज होगा, जब 2 या 2 से ज्यादा सीरीज होगी, बट वो कौन सी यूनिट की होगी, अगर सेम यूनिट की होगी।
तो मल्टीपल लाइन चार्ट। और अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज है और वो डिफरेंट यूनिट की है तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट। मेरी बात फिर समझना, देखो मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज है, इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। मल्टीपल लाइन चार्ट और एक होता है मल्टीपल एक्सिस चार्ट। मल्टीपल लाइन तब ये दो या दो से ज्यादा सीरीज हो और वो कौन से यूनिट की हो, सेम यूनिट की, तो मल्टीपल लाइन। और दो या दो से ज्यादा सीरीज हो और अगर वो होगी डिफरेंट यूनिट की तो होगा मल्टीपल एक्सेस चार्ट। आई बात समझ में? मल्टीपल लाइन मींस दो या दो से ज्यादा सीरीज सेम यूनिट की, और मल्टीपल एक्सेस मतलब दो या दो से ज्यादा सीरीज डिफरेंट यूनिट्स की, वो कहलाएगा मल्टीपल एक्सेस चार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज है सेम यूनिट की तो मल्टीपल लाइन चार्ट। कंपैरिजन के लिए हमेशा मल्टीपल लाइन यूज होगा। अब मल्टीपल लाइन सेम यूनिट, मल्टीपल एक्सेस डिफरेंट यूनिट, ठीक है। कभी कभी एक और पॉइंट पूछ लिया था, ये सिर्फ याद कर लेना, लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल। अगर लॉगरिथम चार्ट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको रेशियो चार्ट भी कहा जाता है। लॉगरिथम ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड थ्रू रेशियो चार्ट, ये याद कर लेना एक बार, ठीक है ना। मेन तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो देखो, टू प्रेजेंट द सिंपल डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन, मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सीरीज इन सेम यूनिट, और डिफरेंट यूनिट होगी तो मल्टीपल एक्सेस चार्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं अगला कंसेप्ट बार डायग्राम की, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बार डायग्राम, तो यहां पर यह ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं बार डायग्राम की, तो बच्चों बार डायग्राम का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखे होंगे बार्स। वापस मैं क्रिकेट मैच पे आता हूं, आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा डेटा इस तरह दिया होता है, इस तरह प्रेजेंट होता है डेटा, ओवर बाय ओवर ऐसे डेटा प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं बार डायग्राम। अब यहां पर यह बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी वापस वही बात, अगर एक और टीम का बार डायग्राम है, एक और सीरीज है, तो कंपैरिजन के लिए हमेशा मल्टीपल बार डायग्राम यूज होगा। कंपैरिजन के लिए कौन सा यूज होगा, ऑलवेज मल्टीपल बार डायग्राम। तो बार का मतलब क्या होता है, एंटायर डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, और अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज है तो मल्टीपल बार डायग्राम हो जाएगा। अब यहां पर यह ध्यान रखना बच्चों, ये जो बार डायग्राम होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बार डायग्राम के साथ एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, इट इज यूज्ड फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। मेरी बात फिर से ध्यान देना, बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। अगर मैं बार डायग्राम की बात करता हूं तो दो तरह का बार डायग्राम, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, व्हेन डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। वर्टिकल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, फॉर क्वांटिटेटिव और डेटा वेरिंग ओवर टाइम। टाइम मतलब जनवरी फरवरी मार्च ऐसा डेटा है, तो स्पेस मतलब क्वालिटी का डेटा है। तो बार डायग्राम में ध्यान रखना, मल्टीपल बार डायग्राम तो हमेशा कंपैरिजन के काम आता है, और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, एंड वर्टिकल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर टाइम। आई बात समझ में? तो देखो इसको एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। Horizontal and vertical, these are the two type of bar diagram. Horizontal is used for qualitative data or data varying over space. Vertical is used for quantitative data और data varying over time या time series data के लिए यूज होता है वो, ठीक है ना। Multiple oblique group bar diagram is used for comparison of related series.
मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम कब यूज होगा? जब कंपैरिजन करना हो अलग अलग सीरीज का, ठीक है ना, ये तो अभी मैंने बताया। मल्टीपल तो हमेशा कोई भी हो तो कंपैरिजन के लिए यूज होगा। अब यहां पर एक और बोलते हैं, बहुत बार आ जाता है डिवाइडेड बार या परसेंटेज बार डायग्राम फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल एंड द रिलेशन विद द टोटल। देखो परसेंटेज बार डायग्राम कब यूज होगा? जब परसेंटेज, आज जैसे मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, एक एक बच्चे का मेरे को ग्राफ पे बताना है, तो टोटल के साथ वो बच्चा कितना प्रोपोर्शनल, मल्टीपल बार या परसेंटेज डिवाइडेड बार या परसेंटेज बार डायग्राम। तो डिफरेंट कंपोनेंट एंड द रिलेशन विद द टोटल। तो पहली बात हम लोगों ने लाइन डायग्राम की, अगली बात की हमने बार डायग्राम की। अब तीसरा जो डायग्राम होता है उसको कहते हैं पाई डायग्राम। पाई मतलब सर्कुलर, नाम बता रहा है पाई, और सबको आइडिया, ग्राफ को प्रेजेंट करना डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कहलाता है पाई। और टोटल एरिया सर्कल का कितना होता है बताओ? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ सर्कल? इट इज 360 डिग्री। आइडिया है सबको? सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है? 360 डिग्री। तो प्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा इन सर्कुलर रीजन, द टोटल एरिया इज 360 डिग्री। दिस डायग्राम इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग सेंट्रल एंगल। अब यहां पर यह ध्यान रखना, कभी कभी सेंट्रल एंगल निकालना होता है, उसके लिए पाई डायग्राम यूज करते हैं। दिस डायग्राम इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड द रिलेशन विद द टोटल। वापस वही बात है, कैसे करते हैं सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल सर्कुलर डायग्राम से ही निकलेगा, पाई डायग्राम से। कैसे करते हैं देखो, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग 33rd तक हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द चार्ट दैट यूज लॉगरिथम ऑफ वेरिएबल इज नोन एज रेशियो चार्ट। मैंने अभी आपको बताया था लॉगरिथम जो यूज करता है वो रेशियो चार्ट होता है। मल्टीपल लाइन चार्ट इज यूज्ड फॉर शोइंग मल्टीपल लाइन टू और मोर टाइम्स इज व्हेन द वेरिएबल एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। मैंने बताया था मल्टीपल एक्सेस तो डिफरेंट यूनिट के लिए और लाइन सेम यूनिट के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। मल्टीपल एक्सेस चार्ट व्हेन देयर इज मोर देन वन टाइम्स इज, मल्टीपल है तो एक से ज्यादा होगा। व्हेन यूनिट आर डिफरेंट ए और बी और ए एंड बी, तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। एक से ज्यादा हो और यूनिट क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर टाइम, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, ए और सी। मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल होता है क्वालिटेटिव और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन डेटा इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डेटा वेरी ओवर टाइम, और ए और सी। तो क्वालिटेटिव डेटा एंड डेटा, सॉरी इसके अंदर होगा क्वांटिटेटिव डेटा एंड डेटा वेरी ओवर टाइम। ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज ए और सी। ए और सी नहीं, इट शुड बी बी और सी। क्वालिटेटिव नहीं होता उसमें, क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है ना। वर्टिकल बार हमेशा क्वांटिटेटिव और डेटा वेरिंग ओवर टाइम। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी है, मिसप्रिंट हो रहा है, इट वुड बी बी और सी। डी ऑप्शन होगा, बी और सी। डिवाइडेड बार चार्ट, कंपेयर डिवाइडेड बार चार्ट मैंने डिवाइडेड बार या परसेंटेज बार डायग्राम is used for comparing different component and the relation to the total. So it would be again option number D, दोनों applicable है, different component को compare करना और relation निकालना, option number D. In order to compare two or more series, we consider multiple bar or group bar chart. तो again it would be option number C, A और B. multiple bar भी यूज कर सकते हो, group bar भी यूज कर सकते हो। पाई डायग्राम का भी ये होता है, पाई मतलब सर्कुलर में टोटल से परसेंटेज रिप्रेजेंट करना, तो कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड द रिलेशन टू द टोटल। लेकिन मैंने अभी आपको बताया पाई डायग्राम से आप सेंट्रल एंगल में निकाल सकते हो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको सेट बी के अंदर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, सेट बी के अंदर कॉस्ट ऑफ शुगर इन द मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है सेट बी में। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ शुगर इन द मंथ अंडर द हेड रॉ मटेरियल लेबर प्रोडक्शन एंड अदर वर्ड 12, 20, 35 एंड 23। तो क्या है देखो, कॉस्ट क्या क्या बने, 12 है, 20 है, 35 है और 23 है। अब क्या बोला है हम लोगों को, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ शुगर। तो टोटल करो एक बार इसका। अब स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ये है, तो 12 प्लस 20 32, 32 प्लस 35 7 एंड 6 23, तो दिस इज योर टोटल 90। अब सेंट्रल एंगल फॉर द स्मॉलेस्ट, तो सेंट्रल एंगल फॉर स्मॉलेस्ट that would be 12 upon 90 into 360 and central angle for largest 35 upon 90 into 230। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा, into 360 सॉरी into 360, इन दोनों का डिफरेंस निकालो आपका आंसर आ जाएगा।
तो दिस इज द डिफरेंस सेंट्रल एंगल फॉर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटायर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वीडियो नंबर 2। आपको कोई भी डाउट हो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361। चैनल को फटाफट लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।